स्वागत है आपका सारांश में, जहां नॉन फिक्शन किताबों की समरी आप तक लाई जाती है और कोशिश की जाती है कि उस किताब के बारे में इंटरेस्ट पैदा हो। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो और जानकारी के हिसाब से फ़ायदेमंद लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बाकी की दूसरी वीडियोज़ भी देखें और वाइडली शेयर करें। सारांश के इस अंक में बात करेंगे निकोलस शेक्सन की लिखी गई किताब ट्रेजर आइलैंड, टैक्स हेवन्स एंड द मैन हु स्टोल द वर्ल्ड की। किताब करीब 400 पन्नों की है और 2011 में प्रकाशित हुई है। शेक्सन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के एसोसिएट फेलो भी हैं। ट्रेजर आइलैंड के नाम से 1883 में रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन का लिखा गया बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास भी है, लेकिन जिस ट्रेजर आइलैंड की हम बात करेंगे वो सुनाती है ऑफशोर बैंक्स और टैक्स हेवन्स की कहानी, जो स्टीवेंसन के ट्रेजर आइलैंड से कम एडवेंचरस नहीं है। किताब की शुरुआत होती है पेरिस में हुए स्कैंडल एल्फ अफेयर से। 1994 में अमेरिका की फेयर चाइल्ड कॉर्प का विवाद होता है फ्रेंच कंपनीज से, जिसकी वजह से एक स्टॉक एक्सचेंज इंक्वायरी की शुरुआत होती है। इस जांच से खुलासा होता है एल्फ एक्विंटेन, फ्रांसीसी राजनीति और खुफिया एजेंसीज और गबॉन के भ्रष्ट शासक ओमार बोंगो से जुड़ी हुई एक बहुत ही लंबी कड़ी का। गबॉन पिछले महीने ही काफ़ी चर्चा में रहा है, जब वहाँ की मिलिट्री हुंटा ने ओमार बोंगो के बेटे अली बोंगो को एक कू डेटा में गद्दी से उतार दिया, और इस तरह अब 56 साल बाद इस परिवार के शासन का अंत हुआ है। खैर, गबॉन 1960 में फ्रांस से आज़ाद हुआ, लेकिन उसके तेल के भंडार के कारण फ्रांस ने 1967 में अपने कठपुतली राष्ट्रपति ओमार बोंगो को गद्दी पर बैठाकर उस पर कब्ज़ा जमाए रखा, और यहाँ से वैश्विक भ्रष्टाचार का जाल बुनना शुरू हुआ, जिसके तार फ्रांसीसी तेल उद्योग, राजनीति और स्विट्ज़रलैंड और लग्जमबर्ग की आर्थिक दुनिया से जुड़े हुए थे। इस सारे प्रकरण के पीछे अफ्रीका से यूरोप और यूएस तक पैसे पहुंचाने का एक सिस्टम था, और टैक्स हेवन्स या ऑफशोर उसी सिस्टम की मुख्य कड़ी है। लगभग आधे बैंकिंग एसेट्स और मल्टीनेशनल कंपनीज द्वारा किए गए 1/3 फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन टैक्स हेवन्स के रास्ते से होकर गुजरते हैं। टैक्स हेवन्स की परिभाषा क्या है? ऐसी जगह जो व्यापार को आकर्षित करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देकर और टैक्स, फाइनेंशियल रेगुलेशंस, क्रिमिनल लॉज वगैरह से बचने के तरीके देकर। टैक्स हेवन्स किस तरह काम करते हैं, इसको बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया में ज़्यादातर केलों की उपज लैटिन अमेरिकी देशों में होती है, तो एक मल्टीनेशनल कंपनी जो होंडुरास में बेस्ड है, वह केले पैदा करके ब्रिटेन के बाज़ार में बेचती है, तो उसे सामान्य तरीके से होंडुरास में टैक्स देना चाहिए। लेकिन अब इस होंडुरन कंपनी की सहायक या सब्सिडरी लग्जमबर्ग में है, जो होंडुरन सब्सिडरी को बहुत ही ऊंचे इंटरेस्ट पर लोन देती है, मानिए 20 करोड़ सालाना ब्याज। अब होंडुरन सब्सिडरी 20 करोड़ सालाना ब्याज देकर अपना प्रॉफिट नहीं दिखाती और टैक्स देने से बच जाती है। उधर लग्जमबर्ग सब्सिडरी भी ब्याज की इनकम 20 करोड़ पर टैक्स नहीं देती, क्योंकि वहाँ टैक्स की दर बहुत बहुत कम है। यहीं से ख़ासतौर से होंडुरस से ही बनाना रिपब्लिक शब्द आया है, कि ऐसे देश जो काम करते हैं एक प्राइवेट कमर्शियल एंटरप्राइज की तरह, और जहां के पब्लिक संसाधनों का इस्तेमाल करके कुछ एक लोग ही सारा लाभ लेते हैं। इस तरह कंपनीज प्रॉफिट को लो टैक्स हेवन्स और लागत को हाई टैक्स कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र करके अरबों रुपया टैक्स चोरी करती हैं, जो ख़ासतौर से विकासशील देशों में जनता की भलाई के काम आ सकता है। केले ही नहीं, बल्कि आपके घर में पानी समेत हर चीज़ इसी ऑफशोर रूट से आती है। दुनिया में करीब 60 सीक्रेसी ज्यूरिसडिक्शंस हैं, जिन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। नंबर 1, ब्रिटिश जोन, खासतौर से लंदन और उसके पुराने साम्राज्य के कुछ हिस्से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कम कामयाब टैक्स हेवन्स जैसे सोमालिया और उरुग्वे, और आखिरी है यूरोपियन यूनियन के हेवन्स जैसे स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, मोनाको, नेदरलैंड्स, लिechtenstein आदि। मार्च 2010 की एक रिपोर्ट में सामने आया कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का $4 बिलियन यूरोपियन यूनियन में, ज़्यादातर लग्जमबर्ग में जमा है। खैर, इन 4 में से ब्रिटिश जोन सबसे महत्वपूर्ण है और दुनिया के सीक्रेसी ज्यूरिसडिक्शंस का आधा हिस्सा इसी में है। पहली उसकी 3 क्राउन डिपेंडेंसीज, क्राउन डिपेंडेंसी ऑफ जर्सी, गर्नसी और आइल ऑफ मैन, जिन्हें ब्रिटेन परोक्ष रूप से काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ गुंजाइश भी रखता है कि अगर कोई उसकी गैर कानूनी हरकतों पर उंगली उठाए तो कह सके कि हमारा इन पर कोई बस नहीं है। दूसरी परत है पूर्व के ब्रिटिश साम्राज्य के 14 आउटपोस्ट, जिनमें शामिल हैं केमन आइलैंड, बर्मुडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जिब्राल्टर वगैरह।
जिन पे आज भी ब्रिटेन का अच्छा खासा प्रभाव है। केमन आइलैंड दुनिया का 5वां सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है, जहां 80,000 कंपनीज हैं। दुनिया की 3/4 हेज फंड्स और न्यूयॉर्क से 4 गुना ज़्यादा बैंक रजिस्टर्ड है। इसी तरह ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, जहां की कुल आबादी 25,000 से कम है, वहां 8 लाख से ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। और तीसरी परत है हांगकांग, सिंगापुर, बहामास, दुबई और आयरलैंड, जो वैसे पूरी तरह स्वाधीन हैं, लेकिन लंदन से बहुत ही ज़्यादा गहरे ताल्लुक़ रखते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑफशोर सीक्रेसी का अगला स्तंभ है, जहां इसे रोकने के कानून तो बहुत हैं, लेकिन अधिकतर किसी काम के नहीं हैं। उसके साथ ही उसका ओवरसीज सैटेलाइट्स का एक नेटवर्क भी है, जैसे अमेरिकन वर्जिन आइलैंड और मार्शल आइलैंड। अमेरिका के प्रभाव वाला सबसे बड़ा टैक्स हेवन है पैनामा, जहां 1919 में शुरुआत हुई थी विदेशी तेल कंपनीज को टैक्स से बचाने में मदद करने के लिए उनके जहाज़ों की रजिस्ट्री करने से। किताब के हर पन्ने पर एक से एक इंटरेस्टिंग किस्से हैं कि किस तरह धुरंधर लेकिन क्रिमिनल माइंडेड लोगों ने एक एक टैक्स हेवन या ऑफशोर को डेवलप किया। जब अमेरिका के विख्यात माफिया एल कपून की टैक्स इवेजन के मामले में गिरफ्तारी हुई, तो उसके करीबी साथी मायर लेंस्की ने मनी लॉन्ड्रिंग के नए तरीके खोजने शुरू किए। शुरुआत की स्विट्ज़रलैंड से, लोन बैक टेक्निक। यूएसए से सूटकेस में भर के हीरे जवाहरात, कैशियर्स चेक, बेयरर बॉन्ड्स वगैरह स्विस बैंक्स में लाए जाते और उसी बैंक से लोन निकलवा कर अमेरिका वापस लाया जाता। इससे सारा काला पैसा सफ़ेद हो जाता और तो और लोन की किश्त के लिए टैक्स में छूट भी मिलती। वहाँ से उन लोगों ने क्यूबा का रुख किया। कसिनोज, रेस ट्रैक्स, ड्रग्स वगैरह के धंधे शुरू किए। ये तब तक चला जब तक फिडेल कास्ट्रो की सत्ता में आमद नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने बहामास का रुख किया, जो एक ब्रिटिश कॉलोनी था। यहाँ ब्रिटिश अपर क्लास और अमेरिकन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच रिश्ते ठीक ठाक पनपे। 1973 में बहामास की आज़ादी के बाद रुख मुड़ा पास के केमन आइलैंड की तरफ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन ने जब अपनी ज़्यादातर कॉलोनीज़ जैसे हिंदुस्तान को खो दिया, तो उन्होंने ऑफशोर टैक्स हेवंस का जाल फैलाना शुरू किया। यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड और ब्रिटिश ट्रेजरी डिपार्टमेंट की भूमिका की भी बात होती है। विस्तृत विवरण है कि इन आइलैंड्स का ब्यूरोक्रेटिक और पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है और ब्रिटिश सरकार उनको किन दाव पेचों से कंट्रोल करती है। ऑफशोर हेवंस कभी भी स्वतंत्र नहीं होते, बल्कि यूएस या यूके जैसी ताकतों से नियंत्रित होते हैं। वहाँ आपको कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरह की सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। इलीगल तरीके हैं टैक्स चोरी, झूठी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, इलीगल री इन्वॉइसिंग या गलत तरीके से चालान बनाना। लीगल तरीकों में है डबल टैक्सेशन से बचाव। अब जैसे कोई यूएस कंपनी इंडिया में सामान बनाकर यहाँ बेचती है, तो उसे 2 जगह टैक्स नहीं देना चाहिए। इससे बचने के लिए देशों में आपस में संधियाँ होती हैं, लेकिन टैक्स हेवंस डबल टैक्सेशन को ख़त्म करने के साथ साथ डबल नॉन टैक्सेशन का फ़ायदा दिलवाती हैं, यानी कहीं भी टैक्स न देना पड़े। अच्छा, हर तरह के लोगों ने अपने अपने टैक्स हेवंस बांट रखे हैं। जैसे आतंकवादी और ड्रग कार्टल्स ज़्यादातर पैनामा का इस्तेमाल करते हैं। बरमूडा में बीमा कंपनीज मिलेंगी और केमन आइलैंड पसंदीदा जगह है हेज फंड्स की। टैक्स हेवंस भी टारगेट करते हैं अलग अलग देशों को। स्विट्ज़रलैंड पसंदीदा जगह है जर्मन, फ्रेंच और इटालियंस की। ऑस्ट्रेलियंस जाते हैं पैसिफिक हेवंस जैसे वानुआतू में। मोनाको में ज़्यादातर फ्रेंच पैसा मिलेगा। चाइनीज़ मिलेंगे हांगकांग और मकाओ में। और रशियन प्रेफर करते हैं साइप्रस और जिब्राल्टर जैसे लंदन के नेटवर्क। हिंदुस्तान और पाकिस्तान का पैसा ज़्यादातर लंदन या फिर पैसिफिक आइलैंड्स में होने की खबरें आती हैं। कुछ टैक्स हेवंस जैसे नेदरलैंड्स और मॉरिशस काम करते हैं पैसे और संपत्ति का रूप बदलने में, इससे पहले कि वो कहीं और जाकर इन्वेस्ट होता है। हिंदुस्तान में आने वाला लगभग 40% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मॉरिशस के रास्ते होकर आता है। हर देश का टैक्स लगाने का अपना तरीका होता है। जैसे यूके के हिसाब से टैक्स वहाँ लगना चाहिए जहाँ कंपनी के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हों, यानी जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं। जर्मनी के हिसाब से टैक्स वहाँ जाना चाहिए जहाँ सीट ऑफ मैनेजमेंट हो, यानी जहाँ से कंपनी के असल ऑपरेशंस मैनेज होते हैं। और अमेरिका नागरिकता के आधार पर टैक्स लगाता है। पैसा छिपाने का ज़्यादा प्रचलित तरीका स्विट्ज़रलैंड या लिechtenstein के बैंक्स में रखना है, लेकिन इससे भी ज़्यादा आम और कारगर तरीका है ट्रस्ट फंड बनाना। ट्रस्ट की शुरुआत सदियों पहले हुई थी, जब यूरोप के ईसाई धर्मयुद्ध या क्रूसेड्स में जाने वाले लोग अपनी संपत्ति का जिम्मा
अपने किसी विश्वास पात्र को सौंप जाते थे। इस ट्रस्ट के 3 पक्ष होते थे: ओनर, बेनिफिशियरी जैसे उसके बच्चे, परिवार आदि, और तीसरा ट्रस्टी। इसी बेसिक प्रिंसिपल पे ट्रस्ट आज भी बनते हैं, बस जरा कागजी कार्रवाई साथ में होती है। ट्रस्ट का मुख्य इस्तेमाल संपत्ति के मालिकाना हक के हेरफेर के लिए होता है। जब ट्रस्ट बनाया जाता है तो ट्रस्टी उसका कानूनी मालिक होता है, लेकिन वो उस संपत्ति का उपयोग या खर्च नहीं कर सकता। वो ट्रस्ट की डीड से बंधा होता है, जिसके अनुसार ही ट्रस्ट के बेनिफिशरीज तय होते हैं। शुरुआत में होंडुरास का जो उदाहरण दिया गया था, असल में सारा स्ट्रक्चर उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा होता है। जैसे माने कि मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स का 20 अरब रुपया पैनामा के बैंक अकाउंट में है। अकाउंट किसी ट्रस्ट के अंडर है जो बहामास में बनाई गई है और जिसके ट्रस्टीज़ केमन आइलैंड में रहते हैं। ट्रस्ट के बेनिफिशरीज अमेरिका के फ्लोरिडा की कोई कंपनी है, जिसके डायरेक्टर्स के अंडर ऐसी सैकड़ों कंपनीज़ हैं और जिनका काम ही ऐसी कंपनी खड़ी करना है। किसी तरह यहाँ तक पहुँचने के बाद भी अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज का हवाला देकर पैसे के असली मालिक तक पहुँचने से रोक दिया जाता है, या तब तक ट्रस्ट ही तामझाम समेटकर गायब हो जाती है। ट्रस्ट वैसे तो एक पूरी तरह लीगल तरीका है, लेकिन जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि इसका इस्तेमाल टैक्स चोरी में ज़्यादा होता है। संपत्ति के मालिक ये स्थापित कर देते हैं कि चूंकि उन्होंने पैसा ये किसी और को दे दिया है, इसलिए वो टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं है। जर्सी जैसे छोटे से आइलैंड में ही करीब $400 बिलियन ट्रस्ट फंड्स में पड़ा है। किताब में आगे बैकग्राउंड दिया गया है सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक ऑफशोर टैक्स हेवन का, स्विट्ज़रलैंड, शायद दुनिया का सबसे ताकतवर और पुराना टैक्स हेवन, जिसका बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री का इतिहास 700 साल का है। जिस वक्त बाकी सारे यूरोपीय देश अपनी समुद्री ताकत से दुनिया पे कब्जा करने में लगे थे, उस समय स्विट्ज़रलैंड ने रास्ता चुना फाइनेंशियल पावर हाउस बनने का। उन्होंने अपनाया न्यूट्रलिटी का सिद्धांत, और ये सिद्धांत उन्होंने कई सौ सालों के बाद भी नहीं छोड़ा। बड़े पैमाने पर इसकी शुरुआत हुई 1618 से 1648 में यूरोप में होने वाली 30 साला जंग से। स्विट्ज़रलैंड ने उस जंग में शामिल सभी देशों और राज्यों को कर्जा दिया और बड़े पैमाने पर जंग में न्यूट्रल रहने के फ़ायदे का स्वाद चखा। उसके बाद तो बैंक ऑफ इंग्लैंड से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी तक सब इसके कर्जदार थे। इन्होंने ही फाइनेंशियल सीक्रेसी की नींव रखी। जिस समय कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के बीच जानलेवा दुश्मनी थी, उस समय भी फ्रांस का कैथोलिक राजा प्रोटेस्टेंट स्विट्ज़रलैंड से कर्ज लेता था। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के समय तो इन्होंने दोनों तरफ को कर्जा देकर बेहिसाब लाभ कमाया। स्विट्ज़रलैंड को हिटलर की सेफ भी कहा जाता था, क्योंकि सारे यूरोप से लूटी गई संपत्ति यहीं जमा थी। इटली के मुसोलिनी और जर्मनी के हिटलर से घिरे होने के बाद भी स्विट्ज़रलैंड पर कोई खास आंच नहीं आई। इन्होंने हिटलर से भाग रहे यहूदियों को भी शरण देने के एवज में फ़ायदा उठाया। एक किस्सा प्रसिद्ध है कि कैसे एक यहूदी ने जर्मनी में अपनी जूतों की फैक्ट्री सिर्फ 1 स्विस रुपये और स्विट्ज़रलैंड के एंट्री वीज़ा के लिए स्विस सरकार को बेच दी थी। युद्ध के समय और उसके बाद युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई के लिए जब दुनिया के सभी देशों ने टैक्स बहुत बढ़ा दिए, तो लोगों ने अपना पैसा रखने के लिए स्विट्ज़रलैंड का रुख किया। स्विट्ज़रलैंड के वित्तीय जगत के और भी बहुत किस्से किताब में हैं। ये किताब इतनी रोचक है और इसमें दी गई जानकारी इतनी ज़्यादा है कि 10-15 मिनट की वीडियो में नहीं आ सकती थी, इसलिए ज़रूरी था कि 2 भागों में बांटा जाए। अगर ये पार्ट पसंद आया हो तो अगला पार्ट ज़रूर देखिएगा। उसमें बात करेंगे मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड केन्स की, यूरो मार्केट की, और समझेंगे रिजर्व रिक्वायरमेंट के गणित को, और इस पूरे तंत्र का विकासशील या गरीब देशों पर किस तरह प्रभाव पड़ता है। और बात करेंगे 2016 में हुए पैनामा पेपर्स लीक की भी। तो जल्दी फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।